दंगा, इन सारी चीज़ों से अलग जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होती है, एक इंटेलिजेंस होता है। कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेल्योर है कि इतनी बड़ी साजिश साजिश तो है, अब ये तो कम से कम सारी सबूतें और सारी तस्वीरें बयां कर रही हैं कि तमंचे आ जाते हैं, हॉकी, लाठी, डंडे, पत्थर सब आ जाते हैं और अचानक पत्थरबाजों की भीड़ आ जाती है। तो ये इंटेलिजेंस फेल्योर तो है। तमंचे आ जाते हैं या तमंचे वहां उपलब्ध रहते हैं और पत्थर भी वहां उपलब्ध रहते हैं, जैसे कश्मीर में पहले हुआ करता था। तो आजकल दोनों तरफ से लगता है एवर रेडी सिचुएशन में लोग रहते हैं, जब भी उनको मौका मिला वो जो है कुछ इस तरीके का काम को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। और ये बिल्डअप तो बहुत दिन से बन रहा है। हमारा स्पेशल रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके ऊपर 1991 से एग्जेम्पशंस वगैरह भी दिया हुआ है। तो जहां तक आप इंटेलिजेंस फेलियर का बात करते हैं, तो मैं कई बार ये चीज बोला हूं कि इंटेलिजेंस फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि जब एक वायलेंस को, एक वारदात को अंजाम दे दिया गया तभी इंटेलिजेंस फेलियर होता है। यहाँ रोज के तारीख में बहुत तरह की इंटेलिजेंस फेलियर्स होती हैं जिसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, और जिसके बारे में सरकार के अंदर में जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होती है। बीच में कभी इस तरीके के वाकयात जब आ जाते हैं तो फिर उसको हम ऊपर से इंटेलिजेंस फेलियर बोलते हैं। हम उसे इंटेलिजेंस फेलियर बोलते रहेंगे, सरकार उसको परमानेंट उसको कवर अप करते रहेगी, और फाइनली इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था नहीं हुआ था ये कोई नहीं जानता। नंबर टू, व्हाट इज एन इंटेलिजेंस फेलियर? जब आपको और हमें भी पता है कि इस तरीके के इशू में एक इस तरीके का एक वारदात हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंपैक्ट हो सकता है, तो उस समय ऐसा कौन सा इंटेलिजेंस जो जो आप खोज रहे थे? आपको यह भी पता है कि इस सिमिलर सिचुएशन में, सिमिलर केसेस में पहले क्या क्या हुआ है और किस तरीके से लोग ने रिएक्ट किया, किसने रिएक्ट किया, किसने लीड किया, और कौन से लोग हैं जो बार बार वो काम करने के लिए आते हैं। तो जो आपको ये पता है कि सर्वे होने वाला है, उस सर्वे में किस तरीके का आपको जो है एक बंदोबस्त चाहिए और किस तरीके से आपसे डील करना है। तो पुलिस में ज्यादातर क्या होता है, एक बंदोबस्त का हिसाब हो जाता है, इतना इधर डिप्लॉय कर दो, उतना उधर डिप्लॉय कर दो, एक स्ट्रैटेजी के तौर पे। क्योंकि अब जो मॉब है, चाहे इधर का या उधर का हो, उसको मॉब के सिवा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। उनका इतना तगड़ा स्ट्रेटेजाइजेशन है कि पुलिस को एक बड़ा ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल तरीके में, इंडिपेंडेंट तरीके में जब तक वो स्ट्रेटेजाइज नहीं करेंगे तब तक इश्यूज बनते रहेंगे। हमने शिमला में भी देखा और 50,000 अलग जगहों में ये चीज देखा गया है। तो आप इंटेलिजेंस फेलियर, आप अगर उस तरीके से देखना, आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, रेगुलर लेकिन बेसिस एक पे हो एक रही है। आईपीएस होने के नाते, चूंकि वहां के एसपी पर भी सवाल उठ रहे हैं, नेता भी सवाल उठा रहे हैं, इस्तीफा मांगा जा रहा है या फिर कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक आईपीएस होने के नाते किस तरह का दबाव रहता है इस तरह की सिचुएशन में? आईपीएस होने के नाते सब आईपीएस एक तरह का दबाव जो है झेलते हैं। कुछ लोग उसमें कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। आज के जमाने में ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होती है, अब मुझे लगता है मेरे से ज्यादा आपको अच्छा पता होगा। सो अगर आप वो झेलने को तैयार हैं और उससे निकलने के लिए, फाइनली हमारी नौकरी कहाँ से होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अपॉइंट करता है, एंड आवर लॉयल्टी इज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो हमारा एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज के हिसाब से हमें रिएक्ट करना है। और हम हरदम यही सोचते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे साथ रहे या ना रहे, कानून हमारे साथ रहेगा। एंड जो हमारे को इम्यूनिटी दिया जाता है, इस तरीके का इम्यूनिटी ऑफिसर्स को दिया जाता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। उस तरीके का इम्यूनिटी को होने के बाद क्रैक होने का तो कहीं कोई, मेरे हिसाब से कहीं कोई जगह नहीं है। और कोई बोले कि नहीं हम प्रेशर नहीं हैंडल करने सके, अगर आप प्रेशर नहीं हैंडल करने सक रहे हैं तो आप वहां रहने के लायक नहीं है। दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कभी भी अगर इवन अगर जुडिशियल इंक्वायरीज पे बैठता है, शायद जुडिशियल इंक्वायरी बैठ भी गया हो, जो भी हो, तो जुडिशियल इंक्वायरी को जैसे आप डील कर रहे हैं उससे आपको कहीं ये बता सकता है कोई भी कि इतना जो फियर था और इतना जो थ्रेट था, इतना डेंजर था, इसका इतना रिस्पॉन्स होना चाहिए था, और इतने रिस्पॉन्स में ये जो है मामला सलट जाता। एंड ऑफ द डे पुलिस का मेन कीमत कहां है? जहां सब लोग को आप में भरोसा हो, और जो लीडर है वहां का, पुलिस लीडरशिप है, वो एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, जो भी जी, हो, ठीक है। उसमें इतना भरोसा है कि कुछ भी हो वो हैंडल कर लेगा, हैंडल करना उसका काम है। तो अगर उस पर सवाल उठ रहा है
या उसके ऑब्जेक्टिविटी भी किसको सपोर्ट कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं कुछ हो सकता है, उसका कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये इंटरनल इंक्वायरीज में जो पुलिस का ऑफिसर्स है वो भी उसको हैंडल नहीं करना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन को आप बता रहे हैं कि हाँ ये सभी आईपीएस फेस करते हैं। ठीक है, हाजी नाजिम खान भाई, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, लेकिन सवाल ये है कि जो नौजवान वहाँ पर दिख रहे थे, उन नौजवानों के हाथों में पत्थर किसने पकड़ा दिए, तमंचे कैसे आ गए? हाँ सुमित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। हाँ सुमित जी, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि वो नौजवानों के हाथ में पत्थर और पिस्टल कहाँ से आ गई, तो देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से संभल के अंदर ये घटना घटी है, ये बड़ी दुखदायी घटना है, ये भविष्य में कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। देखिए इसके लिए शासन और प्रशासन को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य के अंदर कहीं भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और रही बात ये कि अभी आपने कहा कि ईंट और तमंचे, और देखिए ईंट और तमंचे कहाँ से आए, देखिए इसकी जो अभी जांच होगी तो जांच के अंदर पता चल जाएगा। और एक बात और है, जिस तरीके से यहाँ पर सर्वे के साथ, जब सर्वे की टीम थी, पुलिस महकमा भी साथ था, तो उनके साथ जो कुछ ऐसे लोग थे जो धार्मिक नारे लगा रहे थे, भाई उनको किसने परमिशन दी कि एएसआई की टीम जा रही है साथ में, एडवोकेट साथ में जा रहे हैं, प्रशासन साथ में जा रहा है, और उन्हीं के साथ में धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं जब जांच होगी तो जांच में पता चलेगा कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन 5 घरों के चिराग बुझे हैं, उनसे आखिर जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। मैं वही तो कह रहा हूं कि उस भीड़ में जो मस्जिद के तीनों तरफ जो रास्ता जाता है वो पूरा मुस्लिम इलाका है, और मुस्लिम इलाका में अगर इतनी संख्या में नौजवान आ जाते हैं, पत्थर मारने लगते हैं, तो क्या वो वहां पर स्थानीय कोई है ही नहीं? आप ये कह रहे हैं कि कोई स्थानीय था ही नहीं? नहीं सुमित जी, मैंने ये नहीं कहा कि कोई स्थानीय नहीं, मैंने ये कहा कि यह जांच का विषय है। और देखिए जिस तरीके तो से उनको कोई ना कोई यहाँ भड़का पर रहा है। एफआईआर तो दर्ज हुई है समाजवादी पार्टी के सांसद पर, विधायक के बेटे पर, वहां अभी हिरासत में ले लिया गया मस्जिद के इमाम को भी, तो वो कोई ना कोई मौलाना भड़काया है। हाँ सुमित जी, देखिए जिस तरीके से अभी मैं संजय साहा जी को सुना था, मैं इनकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जो बातें कही बिल्कुल सही थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके का माहौल बना, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है एक पीस मीटिंग होनी चाहिए थी। पीस मीटिंग में हिंदू धार्मिक गुरु भी होने चाहिए थे, मुस्लिम धार्मिक गुरु भी होने चाहिए थे, और उनको ये बताना चाहिए था कि देखिए यहाँ पे एएसआई के सर्वे की टीम होगी और यहाँ पे साईं जामा मस्जिद का सर्वे होगा, तो आप सहयोग करें। तो देखिए मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे हिंदू भाई भी बुद्धिजीवी है, मुस्लिम भाई भी बुद्धिजीवी है, तो इसका बिल्कुल सीधा इम्पैक्ट ये होता, यहाँ आसानी से जैसे फर्स्ट डे में जिस तरीके से सर्वे हुआ था उसी तरीके से यहाँ पे हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक जो माहौल यहाँ पर जो बनाया गया, यहाँ पर ये माहौल बनाया गया कि जिस तरीके से एएसआई की टीम साथ में चल रही थी, जब वहां पर कुछ इस तरीके का माहौल हुआ तो वहां पर धार्मिक नारे भी लगाए गए, जिस तरीके से वीडियो फुटेज के अंदर दिखाया गया। ठीक है, तो मैं बार बार यही मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीस मीटिंग होनी चाहिए, तो उसके बाद फिर सर्वे होने चाहिए थे, तब जाकर कुछ नहीं होता। और अगर वहां पर जो पत्थरबाज आ गए, वो आप ये भी कह रहे हैं कि स्थानीय भी हो सकते हैं। लेकिन मोहित शुक्ला जी, तो फिर ये सवाल ये है कि चूक प्रशासनिक तौर पर हुई है, जिसका फायदा चंद दंगाइयों ने उठा लिया। वो दंगाई कोई भी हो सकते हैं। देखिए ये पूरी सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत ये दंगा जो है भड़काया गया, और इसके पीछे जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, वो लोग इसके लिए आगे जांच से पता चलेगा जिम्मेदार हैं कि नहीं है। और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश रची गई। कारण उसका ये था कि जो कोर्ट में साक्ष्य रखे गए, तो बाबरनामा और आईने अकबरी, इन 2 ग्रंथों से ये पुष्टि हुई कोर्ट के सामने कि वहां पर हरिहर नाम का एक मंदिर था, जिसको तोड़कर जो मुगल सम्राट बाबर थे, उन्होंने 1529 में वहां पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। अब उसके आधार पर यह हुआ कि भाई इसका सर्वे करवा दिया जाए, तो कोर्ट ने माना कि हाँ साक्ष्य तो है, इसका सर्वे हो जाए। शांतिपूर्वक वहां सर्वे होता तो सारी असलियत सामने आ जाती। तो वहां पर यह साजिश रची गई कि जब टीम वहां से, और ये पीस मीटिंग की जो बात कही ये हुई, और मीटिंग में ये तय हुआ कि मस्जिद में नमाज होती उसके पहले ये सारी सर्वे हो जाए। तो 7:30 बजे सर्वे शुरू हुआ, 7 बजे कोतवाली टीम पहुंची। फिर उसके बाद जब सर्वे करके लौट रहे थे 10 साढ़े 10 करीब, तब जो है उनके ऊपर हमला हुआ। तब पुलिस ने
सुरक्षा व्यवस्था रखते हुए, दंगाइयों को खदेड़ते हुए एसआई की टीम को सुरक्षित वहां से निकाला, और फिर वो चूंकि निकाल दिया तो खुन्नस नहीं, और ये बढ़ कह गई और रहे हैं झगड़ा कि भाई को और पीस भड़काया मीटिंग गया। होनी चाहिए थी, तब जाके सर्वे होना चाहिए था। नहीं तो मीटिंग तो हुई ना, मीटिंग ये हुई कि जब मस्जिद में भी हाजी जो नाजिम नमाज खान हो मीटिंग तो हुई। उसमें कोई समझिए विघ्न ना पड़े, और इसीलिए सुबह सुबह सर्वे रखा गया कि किसी को कोई नहीं, पीस मीटिंग परेशानी हुई ना तो ये हो। कैसे कह रहे हैं हाजी शांतिपूर्वक नाजिम खान की पीस मीटिंग नहीं नहीं, हुई? ये देखिए ऐसा हुआ ना कि वहां पर ये साजिश ये थी कि एसआई की टीम को घेर लिया जाए, साक्ष्य बाहर ना जा पाए, और हाँ। जब ये दंगे भड़केंगे तो कोर्ट पे दबाव बनेगा कि देखिए यहाँ सर्वे होगा तो दंगे भड़केंगे, तो ये नकाब पोश को कौन दबा थे? दिया नकाब जाए। पहनकर कौन आए थे? देखिए नगाब फौज का जो साजिश लोग रच रहे थे, हाँ। जो वहाँ के इमाम थे, उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो वहाँ के सांसद विधायक थे उनकी जिम्मेदारी बनती कि उनको शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए था। चल और जल्दी से लोगों हाजी को नाजिम समझाना खान, चाहिए, ये स्थानीय जो पीस नेता मीटिंग थे, आप उनको जो अभी शांति बहाने कर व्यवस्था रहे बनानी हैं, चाहिए। मैं हाजी नाजिम खान ने आपसे पूछना चाहता हूं कि 19 तारीख को भी सर्वे हुआ था शाम में, बहुत शांतिपूर्वक हुआ था, तो भाई ऐसा क्या हो गया 19 तारीख का सर्वे शांतिपूर्वक हो गया, तब पीस मीटिंग तब भी हुई होगी, और अब आप पीस मीटिंग का नाम दे रहे हैं, पीस मीटिंग हो जाती तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई वहां स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जुट गए थे, तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। जामा मस्जिद की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जब तक सर्वे हो रहा था पुलिस ने रोका हुआ था कि अभी आप नहीं जाइए, लेकिन जाने पर आमादा हो गए थे, तस्वीर बताती है। और उसे रोकने के लिए जब पुलिस पीछे धकेल रही थी, उसी बीच में किसी ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। अब भीड़ में कौन है वो? भाई चेहरे तो वो साफ तौर पर दिख रहे हैं कि वहां रह रहे जो मुसलमान हैं उन्होंने जामा मस्जिद जाने की जिद की। वो जिद क्यों की? हाँ सुमित जी, देखिए अब जिस तरीके से आपके सवाल है, आपके सवाल जवाब देने से पहले मैं जो योगी जी ने जिस तरीके से बात कही है, तो मैं इनको एक बात बता दूं। इन्होंने कहा कि बाबरनामा और आईने अकबरी का इन्होंने जिक्र करा कि उसके तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने एक दिन के अंदर ही सारा फैसला दे दिया। मैं कोर्ट तक कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला हम लोगों के लिए सर्वमान्य होता है। और रही बात है कि इन्होंने कहा कि उस किताबों के आधार पे जो बात थी वो रखी गई, तो मैं इन्हें बता दूं 1529 का जिक्र वहां पर किया गया था, और ये कहा गया कि हरिहर मंदिर को तोड़कर यहाँ पर शाही जामा मस्जिद बना दी गई। तो शायद योगी जी आपको ये भी एक चीज का पता होगा कि उस दौरान गोस्वामी तुलसीदास जी मौजूद थे उस काल के अंदर। उन्होंने हाजी नाजिम खान, ये सारे तर्क जो है ना, ये सारे तर्क कोर्ट में दिए जा सकते हैं, यहां पर नहीं। मैं जिस मुद्दे पर कह रहा हूं कि ये नहीं, सारे पर कोर्ट में रखे गए, आप तर्क कोर्ट में सुनने दीजिए, के मुस्लिम बाद ही पक्ष को भी सर्वे मुस्लिम पक्ष को भी सुना जाता है। मैं यहां कह रहा हूं कि भीड़ जो है जामा मस्जिद की तरफ आने के लिए क्यों जिद करने लगी? 19 तारीख को भी सर्वे हुआ, तब तो बहुत शांतिपूर्वक सर्वे हुआ, पीस मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, या हुई होगी पीस मीटिंग। अब आप ये कह रहे हैं कि पीस मीटिंग होती तो अच्छा होता, वो नहीं होता। भाई आपको पता है सर्वे टीम आई हुई है, पुलिस कह रही है, समझा भी रही है पुलिस, रुक जाओ मत करो। नहीं, भीड़ जो है वो भीड़ वहां के स्थानीय लोगों की, और वहां पर कोई हिंदू तो रह नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम जामा मस्जिद जाएंगे, अभी जाएंगे। ये उकसाने वाली कार्रवाई हुई है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास इस सवाल को लेकर। सर्वे के सवाल कुछ और भी हमने दर्शकों से पूछे हैं। सवाल हमने पूछा कि क्या हिंदू मुसलमान के नाम पर पश्चिम यूपी का माहौल खराब किया जा रहा है, और लोगों ने जो जवाब दिया वो आप समझिए कि लोगों की राय क्या है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम लोग कह रहे हैं। 74% लोगों ने कहा हां ये माहौल खराब किया जा रहा है पश्चिमी यूपी का हिंदू मुसलमान के नाम पर। 25% ने कहा नहीं, 1% लोगों ने कहा नहीं, कह नहीं सकते। ये हमारी सर्वे की रिपोर्ट है। हमने चौथा सवाल किया कि संभल में हुई हिंसा के बाद मेरठ और एटा में बवाल, क्या यह पुलिस प्रशासन की लापरवाही है? यहां चूंकि पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के सवाल उठ रहे हैं, तो लोगों ने यहां भी माना कि हां पुलिस प्रशासन की यह लापरवाही है। 69% लोगों ने कहा लापरवाही है, 29% लोगों ने कहा नहीं, 2% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। अब साफ तौर पर पुलिस की लापरवाही को लेकर लोग भी मान रहे हैं कि लापरवाही है। अब साजिश किसी भी पक्ष की रही हो, किसी भी नेता की रही हो, किसी भी मौलाना की रही हो, लेकिन उस साजिश को अंजाम देने में वो अगर कामयाब हो जाता है तो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठेंगे। मैं जल्दी से संजय सहाय जी, फिर यहां पर तो पुलिस प्रशासन पर सवाल चाहे किसी की साजिश रही हो, हिंदू मुसलमान में अगर हिंदू पक्ष की साजिश मुस्लिम स्कॉलर बता रहे हैं, या फिर साधु संत कह रहे हैं कि मुसलमानों की ये साजिश है, लेकिन अल्टीमेटली सवाल तो पुलिस पर ही है।
चूक आपसे ही हुई है। जी। साजिश पता करना किसका काम? साजिश पता करना पुलिस का काम। और अभी नाजिम खान साहब बता रहे थे पीस कमेटी मीटिंग, और डॉक्टर मोहित शुक्ला भी पीस कमेटी मीटिंग है बारे में बात कर रहे हैं। पीस कमेटी मीटिंग जो है वो पुलिस का जो अपना चीज बताना है, कैसे करना है, और उनसे कुछ राय लेने के लिए। पीस कमेटी मीटिंग कर देने से पुलिस की जवाबदारी खत्म हो जाती है, ऐसा ऐसा कहीं भी कानून में नहीं लिखा हुआ। और पीस कमेटी कह के कोई प्रावधान भी कानून में नहीं है। लेकिन बिकॉज कम्युनल क्लासेस जैसे इस देश में होते हैं, हमारा पुराना परंपरा है कि हम दोनों कम्युनिटीज के लोगों को बुलाएंगे। और किन लोगों को हम बुलाते हैं? जिनका कम्युनिटीज पे कंट्रोल है, जिनका बात वो लोग सुनेंगे। लेकिन मैंने 30-32 साल के नौकरी में यही देखा है कि जो लोग को बुलाया जाता है उसका कहीं कोई पॉलिटिकल कनेक्शन, गवर्नमेंट कनेक्शन, इस टाइप के लोग रहते हैं। और जब ये एक्चुअली जब इंसिडेंट होता है, क्लैशेस होते हैं, वो कहीं भी नहीं दिखते हैं। तो ये पीस कमेटीज का, मैं कर्नाटका में ज्यादातर काम किया, मैं कर्नाटका के बारे में बता रहा हूँ, 1-2 जगह और इलेक्शन ऑब्जर्वर्स वगैरह का काम कर गए, तो ब्रॉडली यही होता है। तीसरा कि पीस कमेटी मीटिंग हो गया, आपको एरिया पता है। पुलिस को ज्यादा क्रेडिट क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि आपको एरिया पता है, आपको लोग वहां के पता हैं, वहां का क्रिमिनल हिस्ट्री पता है, वहां का जो है विलेज का क्या चरित्र है वो पता है, सब कुछ आपको पता है। जब इतना कुछ आपको पता है, या आपको पता रहना चाहिए, उसके बाद ये नकाबपोश आ गए, या जहां से भी वो वेपन्स आया, या आपके पत्थर आए, उसके बारे में कुछ इन्होंने नहीं किया। जब वो उसका सर्वे हो रहा था, सर्वे के पहले एंटी सोशल एलिमेंट एफआईआर में ये भी जिक्र है संजय जी कि पुलिस से पिस्टल छीनने की कोशिश तक हुई, एक एसआई से पिस्टल छीनने बाद की में कोशिश आया तक ना। पुलिस की हालत हो गई कि उनसे पिस्टल छीन लिया जाता है। हाँ। मैं एक बार बहुत पहले एक तो ये तो पुलिस का एक कमजोर चेहरा दिख रहा है कि आप यूपी एक पुलिस के बारे में एक बार बोला था, जी। जब वो बता रहे थे कि इलेक्शन के समय पैरामिलिट्री आता है और ऐसे हम कंट्रोल करते हैं, और डिजास्टर के ऐसे करते हैं, और क्लैशेस में ऐसे करते हैं, तो मैंने बोला था यूपी पुलिस केवल पीस टाइम के लिए है क्या? अभी क्लैश हो जाएगा, आरएफ आ जाएगा, फिर कुछ होगा तो इलेक्शन में, तो उसके पैरामिलिट्री आ जाएगी, कुछ और होगा, कोई तीसरा आ जाएगा। तो पीस टाइम ऑपरेशन रन करने के लिए तो लोकल पुलिस नहीं हो सकता है नहीं। और पुलिस से अगर ये छीन रही है भीड़, तो आई डोंट थिंक देयर इज लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी व्हिच इज लेफ्ट। तो इन्होंने जो है, जो सर्च है, या जिन पे भी इनको ये अनुमान था, तो उनके घरों में जाके जो भी ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन आर नोन बाय एवरी, ऐसा नहीं कि पुलिस में हर आदमी को वो ऑपरेशन पता है, और सेम लेवल ऑफ ऑफिसर्स पूरे देश में काम करते हैं, और प्रिवेंटिव अरेस्ट भी होते हैं। हाँ। तो और